ठंड अपनी चरम सीमा पर थी। बहुत ज़्यादा ठंड थी और ये कहानी है एक ढोलकपुर गांव की। ढोलकपुर गांव में एक परिवार है जिसमें 4 लोग रहते हैं, जिसमें मम्मी का नाम है राधा, पिताजी का नाम है रमेश और उनके 2 लड़के हैं। ये परिवार अमीर नहीं है लेकिन बहुत ही ज़्यादा गरीब है। इनके पास सिर्फ एक झोपड़ी है जिसमें ये लोग जैसे तैसे करके रहा करते थे। एक राधा, दिन रमेश अपनी पत्नी न्यू से ईयर बोला, आने वाला है, नया साल। पता नहीं हमारी जिंदगी में कुछ होगा नया कि नहीं। अरे आप भगवान पे भरोसा रखिए। नया साल है तो कुछ तो नया होगा ही। कब तक हमारी ज़िंदगी ऐसी ही चलती रहेगी? आपको पता है, मोनू और सोनू भी चाहते हैं कि नए साल पे कुछ नया हो। क्या ही नया होगा, जैसे तैसे करके तो हमारा गुजारा हो पाता है। ना पहनने को कपड़े हैं, न ढकने को सर। झोपड़ी भी अगर बारिश हो जाए टपकने लगती है। क्या नया होगा। फिर रमेश अपने बच्चों को बुलाता है, मोनू और सोनू को, और उन्हें बताता है कि नया साल पे हमारे पास इस बार कोई व्यवस्था नहीं है कि हाँ मैं कोई नया कपड़ा खरीद सकूँ या कुछ नया हो पाए घर में, जिसकी वजह से मोनू और सोनू काफ़ी उदास हो जाते हैं क्योंकि मोनू और सोनू के पास कोई नया कपड़ा था ही नहीं। उन्हें पिछले 3 साल से उम्मीद थी कि जब भी नया साल आएगा तो उनके जीवन में कुछ नया होगा, उनको नए कपड़े, कुछ अच्छा खाने को मिलेगा, परंतु घर के हालात कुछ अलग ही थे। कोई नहीं जी, आप भी मेहनत कीजिए और मैं भी मेहनत करती हूँ। क्या पता हम पे कुछ धन अर्जित हो जाए जिससे हम कुछ नया खरीद सके नए साल में। अगले दिन ढोलकपुर गांव में एक साहूकार रहा करता था जिसका नाम था भीष्म सिंह। भीष्म सिंह अपने रोब और रुतबे का पूरा फायदा उठाया करता था। अगले दिन भीष्म ने अपने नौकर से एक अनाउंसमेंट करवाई गांव वालों के पास। वो अनाउंसमेंट में ये लिखा बोला गया था कि सुनो सुनो सुनो, गांव वालों सुनो। इस बार भीष्म सिंह जी ने कहा है कि वे गरीबों को अपनी तरफ से कपड़े और खाना मुफ्त में देंगे, तो कल प्रातः चले जाना, नहीं तो 5 तारीख को जरूर जाना। गांव का जो साहूकार था भीष्म सिंह, वो बहुत ही ज्यादा दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। उसने कई वादे किए हैं गांव वालों से कि जैसे कि एक नेता एक अपने जनता से वादे करता है, वैसे साहूकार भी साहूकार बने रहने के लिए अपने प्रजा से वादे करता है, परंतु वह कभी भी कोई वादा नहीं निभाता। लेकिन जैसे ही ये बात मोनू और सोनू को पता चलती है, उनके मन में एक उम्मीद जगती है। तभी रमेश उन्हें समझाते हुए बोला, अरे बच्चों, तुम्हें तो पता ही है ना भीष्म सिंह जी के बारे में। उन्होंने आज तक अपना कोई वादा पूरा किया भी है। अगर कर देते हैं तो बहुत ही अच्छी बात है, पर मैं नहीं चाहता कि तुम उनसे कोई उम्मीद रखो। मोनू और सोनू फिर से उदास हो जाते हैं। वह सोचते हैं कि उनके पिताजी उनको कभी भी सहायता करते ही नहीं हैं। एक तो खुद कमाते नहीं हैं ज़्यादा, दूसरा अगर कोई अच्छी चीज़ गाँव में हो रही हो तो उसमें नकारात्मकता पहले देख लेते हैं। फिर आई 4 तारीख। 4 तारीख को फिर से एक अनाउंसमेंट हुई। अनाउंसमेंट सेम थी कि गांव वालों को, हर एक व्यक्ति को भीष्म सिंह जी अपनी तरफ से कपड़े, कंबल और खाने पीने का राशन देंगे ताकि कोई भी व्यक्ति गरीब ना रहे और कोई भी व्यक्ति परेशान ना हो। परंतु ये सब जानते थे कि ये कहीं ना कहीं अनुचित ही है। तभी रमेश खुद से बड़बड़ाता हुआ बोलता है, आपको क्या लगता है जी, इस बार भीष्म सिंह जी गरीबों को दान देंगे? इस बार हमें कुछ मिलेगा? पिछले 3 साल से तो मैं सुनती आ रही हूँ ऐसे बोलते हैं, परंतु कुछ करते ही नहीं। पर अगर इस बार उन्होंने कर दिया ना तो हमारे मोनू सोनू बहुत खुश हो जाएंगे। रमेश के मन में कई शंकाएं थी, परंतु उसके मन में भी एक उम्मीद थी कि शायद इस बार, इस नए साल पर, शायद भीष्म सिंह जी का जो दिल है वो पिघल जाए और वह गरीबों को दान में कंबल और राशन बांट दे ताकि सभी के घर में कोई दिक्कत ना आए। परंतु वे जानते थे कि भीष्म सिंह जी बहुत चालाक है। कोई नहीं, कल ही का तो दिन है ना,
पर कल तो नहीं होगा शायद। उन्होंने बोला है कि अब 8 तारीख को करेंगे। कोई नहीं, अब 2 से 3 दिन की बात है, देखते रहते हैं। क्या पता भीष्म सिंह जी इस बार सच में दान कर दें। साहूकार बनने का समय जो आ रहा है उनके। सो हेलो एवरीवन, आप चौंक गए क्या मुझे देख के बीच कहानी में? मैं आपसे बस कुछ फीडबैक लेने के लिए आई हूँ। मुझे बहुत अच्छा लगा कि आप मेरी वीडियो देख रहे हैं, पर बिकॉज ऑफ फीडबैक मैं जानना चाहती हूँ आपको ये वीडियो कैसी लगी। तो कमेंट सेक्शन में प्लीज़ अपना फीडबैक ज़रूर शेयर करें। एंड अगर आप मेरे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ऑल पे क्लिक करके, ताकि मेरे वीडियो की हर नोटिफिकेशन आपके पास तुरंत पहुंच जाए। वीडियो को एक लाइक करें एंड कमेंट से मेरे को फीडबैक दें एंड वीडियो को पूरा वॉच। फिर एक दिन भीष्म सिंह जी के यहाँ पे अलग अलग प्रकार के लोग आके खड़े हो जाते हैं उनके दरबार में। सबको उम्मीद होती है कि भीष्म जी आज हमें कुछ ना कुछ उपहार स्वरूप जरूर देंगे। कुछ लोगों को उम्मीद होती है कपड़ों की, तो कुछ लोगों को उम्मीद होती है कंबल की, तो वहीं कुछ लोगों को उम्मीद होती है राशन की, और वहीं कुछ लोगों को ये भी उम्मीद होती है कि उन्हें हर एक चीज़ मिल जाएगी। लेकिन भीष्म बहुत ही दुष्ट किस्म का व्यक्ति था। उसे किसी की भावनाओं की कोई कदर नहीं थी। उसने सोचा था कि पहले मैं सभी लोगों को लालच दूंगा, वो लोग मुझसे प्रेम जताएंगे और फिर मुझे साहूकार बना देंगे, और फिर जैसे मैं साहूकार बन जाऊंगा मैं 1 भी रुपया किसी के लिए नहीं खर्च करूंगा, और जो भी गांव के लिए जो भी पैसा आया करेगा अलग अलग राज्यों से वो भी मैं ही रखा करूंगा। लेकिन लोगों को लगा कि इस बार शायद भीष्म सिंह का व्यवहार बदल जाए, उनके मन में दयालुता आ जाए, परंतु ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। अरे तू क्यों सोच रहा है दादा? तेरे को तो पता ही ना, लोग भरोसा करते हैं। अगर लोग भरोसा करते हैं तो भरोसा करवाने दे। तो इसे पता है ना कि साहूकार के लिए कितनी लड़ाई चल रही है। साहूकार बनना एक बहुत बड़ी बात होती है। पिछले 3 साल से मैं यही तो कर रहा हूँ, बनूंगा और राज भी करूंगा और सबको अपने इशारों पे भी नचाऊंगा। अरे मालिक, पर ये तो गलत है ना। ऐसे तो यहाँ गांव के लोग तो भोले हैं, परंतु कितनी बार आप पे भरोसा करेंगे? एक ना एक दिन तो उनका भरोसा टूटेगा ही, फिर आप क्या करेंगे? लेकिन भीष्म सिंह को अपने ऊपर पूरा गर्व था कि गांव के लोग भोले हैं और उनकी ज़रूरत आज नहीं तो कल हमेशा बढ़ेगी ही बढ़ेगी, तो उनको हर हाल में मुझ पर भरोसा तो करना ही पड़ेगा। सिंह की एक बहन भी थी जिसका नाम था चारू। चारू एक बहुत ही ज़्यादा सुंदर और बहुत ही ज़्यादा दयालु किस्म की लड़की थी। उसके अंदर अपने भाई से विपरीत भावनाएं थी। वह हर एक व्यक्ति को अपना मानती थी और हर व्यक्ति चाहती थी कि वो हर एक व्यक्ति की मदद कर सके। उसने भी सुना था कि भीष्म सिंह जी ने एक अनाउंसमेंट करवाई है कि वह गांव वालों को सबकी ज़रूरतों की चीज़ें देंगे, परंतु वह जानती थी कि उसका भाई कैसा है। अगले दिन चारू राजेश के घर आती है। ये देख के राजेश उसे पूछता है कि आप यहाँ पे कैसे? तब वह उसे बोलती है, मैं जानती हूँ आप मुझे यहाँ पे देख के चौंक गए होंगे, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि इस बार भी मेरे भैया जो हैं वो झूठ ही बोल रहे हैं। वो इस बार भी गांव वालों को उल्लू बना के एक साहूकार की पदवी हासिल करना चाहते हैं, परंतु मैं जानती हूँ कि आप लोग बहुत ज़्यादा चिंतित हैं, बहुत ज़्यादा परेशान हैं। ये तो हमारा नसीब है मालकिन, हम क्या ही कर सकते हैं। क्या पता इस बार साहूकार जी हमें धोखा ना दें। फिर वहाँ से चारू चली जाती है और फिर मोनू और सोनू अपने पिताजी से पूछते हैं, आपको क्या लगता है पिताजी, क्या इस बार साहूकार जी सच में हमें कुछ देंगे? चारू दीदी ने तो मना कर दिया कि वो इस बार भी हमें उल्लू बना रहे हैं। क्या इस बार भी हम कुछ नया नहीं कर पाएंगे? क्या इस बार भी हमें भूखा ही सोना पड़ेगा हर बार की तरह? बेटा, अब मैं ये कैसे ही बता दूं कि साहूकार के मन में क्या है, परंतु मुझे उम्मीद है कि क्या पता इस बार साहूकार का मन बदलेगा, उनकी भावनाएं हमारे प्रति उजागर होंगी, और क्या पता इस बार वो हमें अपनी कही गई बातों के अनुसार सामान जरूर देंगे।
चारू जानती थी कि साहूकार भीष्म यानी कि भीष्म भाई उसका है जो, वो उसे कुछ भी नहीं देगा और ना ही गांव वालों को देने देगा। अगले ही दिन चारू एक गांव में सभा बुलाती है, वो भी सार्वजनिक, ताकि गांव का हर एक व्यक्ति वहां उस सभा में पहुंच सके और अपने अपने मन की बात उसके सामने रख सके। तभी चारू के मन में काफ़ी सारे विचार होते हैं कि गांव वालों को कैसे यकीन दिलाया जाए कि इस बार साहू जी जो हैं वो झूठ बोल रहे हैं। तब भी वह बोली, क्या हुआ मालिकिन, आप यहाँ पे, आपने हमारी सभा बुलाई, सब ठीक तो है? मैं आप लोगों को उदास नहीं करना चाहती, परंतु मेरे पास कोई चारा भी नहीं है। मैं जानती हूँ कि भैया ने गांव में ये अनाउंसमेंट करवाई है कि वो इस बार हर एक व्यक्ति को उनकी मूलभूत की आवश्यकताएं देंगे, सुविधाएं प्राप्त करवाएंगे, परंतु मैं ये भी जानती हूँ कि इस बार ऐसा कुछ नहीं होगा। पर आप चिंता ना कीजिए, मेरा भाई करे ना करे, मैं ज़रूर करूँगी। थोड़ी देर बाद ये बात साहूकार को पता चलती है और साहूकार बड़े ही गुस्से से अपनी बहन से बोलता है, मेरा दिमाग खराब हो गया है क्या छोटी? अरे पैसे हैं अपने पास रख, उड़ा खर्च कर घूम, तुझे क्या जरूरत है गरीबों की मदद से पढ़ने की है? अपने भाई को छोड़ देने का क्या करना है और क्या नहीं, इस मामले में तुझे पढ़ने की जरूरत नहीं है। भैया इतना निर्दयी ना बनिए, पिछले 3 साल से वो गरीब लोग आपकी हर एक बात पे यकीन करते हैं, आपके अनुसार सारा कार्य करते हैं। आप अगर उनको जरूरत की सुविधाएं भी प्राप्त नहीं करवा पा रहे तो काहे के साहूकार और काहे के किसान? देख तुझे जो करना है कर, पर हाँ मैं कोई भी मदद नहीं करूंगा तेरी, समझी? सुरेश ने जैसा सोचा था उसने बिल्कुल वैसा ही किया। उसे पता था कि वो गांव वालों की कोई मदद नहीं करेगा, ना ही करना चाहेगा, लेकिन चारू के मन में इस बात था कि वह गांव वालों की मदद करके ही रहेगी। परंतु वह समझ नहीं पा रही थी कि उसे गांव वालों की हेल्प कैसे करनी चाहिए। आखिर वो ऐसा क्या करे कि गांव वालों की हर एक ज़रूरत पूरी हो जाए। फिर उसे एक ख्याल आता है कि भैया ऐसे तो नहीं करेंगे किसी की मदद, ना मुझे करने देंगे और ना ही वो कोई धन देंगे मुझे, लेकिन मेरे पास ज़मीन तो है ना, तो क्यों ना मैं उस ज़मीन को गिरवी रख दूँ या उस ज़मीन को बेच दूँ। इससे ये होगा कि जो गांव वाले हैं उनको उनकी ज़रूरत की चीज़ें भी मिल जाएंगी, और अगर वो चाहेंगे तो थोड़ी ज़मीन पे मेरी अपना काम भी कर लेंगे। अब भैया तो कुछ नहीं करे तो क्यों ना मैं ही करूं। अगले दिन फिर वह गांव की सरपंच मतलब पंचायत बुलाती है, सभी सरपंचों को बुलाती है और उसके मन में जो भी बात होती है उस समय पे वो बड़े ही सरलता से कह देती है कि मैं गांव की मदद ऐसे करना चाहती हूँ और मेरे पास जो धन होगा उससे मैं सभी गांव के लोगों की मूलभूत की आवश्यकताएं पूरी कर दूंगी, और जो ज़मीन बचेगी मेरे पास उसमें गांव के लोग चाहें तो अपनी जो खेती वेती है वह कर सकते हैं। यह बात गांव वालों के लिए थोड़ी अचंभित कर देने वाली थी, क्योंकि अभी तक सुरेश की तरफ से या गांव के साहूकार की तरफ से कोई भी ऐसा प्रस्ताव जारी नहीं हुआ था। परंतु अरे आप लोग फिक्र ना करें, मेरे भाई इसमें कुछ भी नहीं बोलेंगे, क्योंकि वो ज़मीन जो है वो मेरी है। अब उस पर मेरा हक है तो उस ज़मीन का मैं कुछ भी क्यों ना करूँ, वो मेरी मर्जी से होगा ना। आप लोग मेरे से मदद ले सकते हैं, मैं जानती हूँ कि आप लोगों के लिए सही नहीं है शायद, परंतु मैं चाहती हूँ कि अपने भैया के लिए मैं आपके लिए मदद करूँ बस। फिर वह अपने यहाँ पे घर पे आ जाती है और अपने भाई भीष्म सिंह से सारी बातें साफ साफ कह देती है कि मैंने गांव वालों की मदद की है और अब मुझे इसमें किसी का भी कोई भी आरोप या प्रतिकार नहीं चाहिए। मेरी मर्जी, मेरा पैसा, मेरी ज़मीन। पर मालिक आपने ये तो गलत किया। अब जब साहूकार ही गांव वालों की मदद करना ही नहीं चाहते हैं तो आप क्यों गांव वालों की मदद के पीछे पड़ रहे हैं? अरे गांव वाले तो चाहते ही हैं कि उन्हें कोई मिल जाए मदद करने वाला, और आप उनमें से एक हो गई। ऐसी कोई बात नहीं है। अगर गांव वाले सच में चाहते हैं कि उन्हें कोई अमीर व्यक्ति मिल जाए जिससे वो मदद मांग सके, तो अभी तक मेरे भैया साहूकार नहीं होते। 3 साल बहुत बड़ा समय होता है, और मेरे भैया आप लोग भी जानते हैं कि आपने कोई काम नहीं किया इन 3 सालों में गांव वालों के लिए।
भीष्म को अपनी गलती का एहसास होता है और फिर वह ये निश्चय करता है कि अब वो